नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव। आज हम दोस्तों आपको भारतीय संविधान के भाग 5 को दोस्तों पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 देखिए अच्छा, भारतीय संविधान के भाग 5 इसमें दोस्तों संघ की चर्चा हुई है, यानी यूनियन की चर्चा हुई है। यूनियन की चर्चा हुई है इसमें। और वो अगर इसको देसी भाषा में कहा जाए तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा हुई है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, पहले आप मेरी बात समझिए पहले ध्यान से। आप लोग संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 को हम पढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ यानी यूनियन के बारे में बताया गया। और यूनियन को आपको अपनी भाषा में समझा जाए तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, क्यों पढ़ना है, तो इस टॉपिक से यानी भाग 5 से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर हो कंपटीशन एग्जाम का, कोई भी अगर आप उठाइए, उसमें भारतीय संविधान के भाग 5 से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों भाग 5 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है, उसी प्रकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसी प्रकार प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू यादव सर के आप मान लीजिए कि यानी भाग 5 को संविधान का अमृत कहा जाता है। भाग 5 को संविधान का अमृत कहा जाता है अकॉर्डिंग टू यादव सर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पढ़िए आप हिसाब से। देखिए अच्छा, और ओवरऑल में देखा जाए तो इसके बारे में क्या है, देखिए अच्छा, ओवरऑल में देखा जाए तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैंडिडेट अटॉर्नी जनरल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि सांसद, एमपी लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, आवाज से समझिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एमपी जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए अच्छा, ये आपके प्रश्नकाल जो है। प्रश्नकाल के बाद दोस्तों देखिए तो बजट ये इतनी चीज आपको इसमें पढ़नी है। यानी इसके बाद जो है भाग 6 जो है वो भाग 5 के तुरंत ही बाद में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं सावधानी लिखने पे। ठीक है, देखिए अच्छा, तो दोस्तों संविधान के अमृत को पढ़ा रहे हैं। देखिए अच्छा, ये भारतीय संविधान के लिए 52 आर्टिकल 52 से 151 तक लिया। ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 तक लिया गया है, जिसमें आर्टिकल 52 में क्या है,
भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ लिख लीजिए ब्रिटेन। ब्रिटेन, भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन की महारानी के समान है। ब्रिटेन की महारानी के समान है भारत का राष्ट्रपति। जिस प्रकार ब्रिटेन की जो महारानी होती है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति एक समान है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आर्टिकल ये भारत का राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो दोनों आप ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल के अनुसार 52 में है, और लिया कहाँ से गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 53 में क्या है। आर्टिकल 53 में देखिए तो कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां। ठीक है। कार्यपालिका की शक्तियां ये जो है आर्टिकल 53 में ली गई है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्तियां। अब कार्यपालिका की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक, यानी रियल और ऑफिशियल। यानी वास्तविक और अनौपचारिक। इस प्रकार यानी वास्तविक होती हैं, वास्तविक शक्तियां भारत के संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। ठीक है, पीएम साहब को। यहाँ पर जो है ये राष्ट्रपति के पास होती है। यानी ऑफिशियल यानी अनौपचारिक, यानी कि जिस प्रकार देखिए जम्मू कश्मीर से 370 हटा, क्या अमित शाह ऐसे हटा लेते? नहीं हटा पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारतीय वो 370 हटना चाहिए जम्मू कश्मीर से, तो इन्होंने हटा दिया अमित शाह ने, पर साइन तो राष्ट्रपति साहब के हुए। तो यानी कि इनका सिस्टम ये है, आप समझ लीजिए देसी भाषा में, कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की वैल्यू इतनी है कि जितनी ये तुम्हारे घर में तुम्हारी फूफा की तुम अपनी मान्यता देती, यानी तो अपने घर में अपने फूफा की मान्यता देती हो, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति की वैल्यू उतनी ही बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फूफा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो वैल्यू है वो आपके इनके बराबर है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रपति जो है यानी घर के आपके फूफा और भारत के राष्ट्रपति की तुलना बराबर है। ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक समझ गए आप लोग। इनका केवल काम इतना ही है जितना घर में फूफा का होता है, राष्ट्रपति साहब का देश में उतना है, प्रधानमंत्री जी का काम उतना है जितना घर में आप अपने दामाद की सेवा है। तो ये है प्रधानमंत्री जी। इनको आप इसी तरह खटिए पर 4-5 पर बैठा दो, इनको मखमल के गद्दे पर बैठा दो। तो ये जो है राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के पास ये पावर है, राष्ट्रपति साहब को फूफा के बराबर मान्यता दी गई। तो इन्हें अगर आपको कहना चाहिए तो इन्हें आप लिख सकते हो दामा, और ये जो है आपके फूफा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए आपको बता, आर्टिकल 54 में दोस्तों निर्वाचन,
निर्वाचन। अब यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और यहीं लोग फंस जाते हैं। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का जो, पहली बात तो आप ये समझिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ये निर्वाचक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ये जो है निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लोग लेते हैं? क्या हम लोग भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो कौन लेते हैं? निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं जो भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, यानी कि जो अब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये कौन होते हैं? तो देखिए, ओवरऑल संसद में अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। ओवरऑल संसद में देखा जाए तो ये लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। परिषद ये भाग नहीं लेती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग लेती है या नहीं? तो विधान परिषद भाग नहीं लेती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों एक बार। देखिए, आर्टिकल 54 चल रहा है। आर्टिकल 54, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा भाग लेती हैं। और कैसे? लोकसभा के अंतर्गत यानी राज्य कौन कौन लोग जो है मतदान करते हैं। तो जो आपके और हमारे यहाँ के जो सांसद लोग हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो आपके यहाँ सांसद, जैसे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए, राजस्थान के कोटा से ओम बिरला जी हुए, हमारे और आपके यहाँ से भी सांसद निर्वाचित हुए होंगे। तो ये सांसद लोग जाके राष्ट्रपति का वोट यानी राष्ट्रपति जी का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्ट। और सीबीएसई और वाले ध्यान देना, इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट रूप से। क्यों? अब समझ लीजिए यहाँ पर इनडायरेक्ट क्यों होता है। हम क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप लोग भाग लेते हो? नहीं लेती हो। क्या कभी ये चुना कि राष्ट्रपति की सरकार? नहीं सुना। क्यों? राष्ट्रपति के चुनाव हम करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर जो सांसद लोग जाते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचित कर देते हैं। ये लोग जो है राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, वो निर्वाचित हो जाते हैं।
जिस प्रकार तो हम और आप लोग नहीं डालते हो, ये हम और आप लोग सांसद को चुनते हो। सांसद लोग जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए राष्ट्रपति को चुन लाते हैं, तो ये जाते हैं राष्ट्रपति को चुन लेके जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार, इनका जो चुनाव होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो इनका चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली विधि द्वारा होता है। अब एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने आपके अपने यहाँ के मुखिया के निर्वाचन में आप लोगों ने भाग लिया, मुखिया के निर्वाचन में आप लोगों ने भाग लिया होगा। ठीक है। तो मुखिया के चुनाव इस प्रकार होता है कि आप लोग जो हो, यानी कि आपके चाचा भी उसमें खड़े थे, कोई खान साहब थे, कोई साक्षी जी थे, कोई यादव जी थे, तो आपने कहा कि खान साहब को वोट दे दें, कि यादव जी को दे दें, कि अपने चाचा जी को दे दें। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, चार लोग आपके यहाँ देखिए, ये तो यादव जी हैं, ये साक्षी जी है, ये गुप्ता जी है, और ये जो है ठाकुर जी है। ठीक है। आप भी मान लीजिए। अब देखिए यार, आपने कहा अब ये आपके चाचा जी हैं, तो आपने कहा कि इन लोगों को वोट देना है, तो आपने क्या किया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। ये वोट आपका यहाँ पर ग्राम सभा के यानी मुखिया के चुनाव में आपका वोट कैंसिल हो जाए। क्यों? आपको केवल यहाँ पर एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो आपने क्या किया, एक लोग को वोट देना है, चाहे आप किसी भी को दो। ठीक है। मुखिया के चुनाव में ये होता है कि आपने अगर वोट डाला है तो आप केवल एक ही सदस्य को यानी एक ही प्रत्याशी को आप वोट दे सकते हो। पर यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो यहाँ पर अनुपातिक प्रणाली के विधि द्वारा होता है। अनुपातिक प्रणाली क्या होती है? अनुपातिक प्रणाली के विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस प्रकार होता है, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार देखिए, यहाँ पर A, B, C तीन प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पद में देखिए, अनुपातिक प्रणाली को आपको पहले समझना है, ये पहले बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे एकल संक्रमणीय क्या होता है। तो अनुपातिक प्रणाली में ABC यानी तीन प्रत्याशी जो हैं ये राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मोदी जी यानी ओम बिरला जी आए राजस्थान के कोटा से, उन्होंने कहा कि चलो राष्ट्रपति का चुनाव है और हम वोट दें। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होंगे और उनको निर्वाचित करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, A और B और C तीन लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने आए और इन्होंने विचार किया, ओम बिरला जी ने, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर गए और वोट किया। ठीक है। इन्होंने कहा C हो जाए, इन्होंने कहा कि C हो जाए, तो C को इन्होंने एक नंबर दे दिया और ये चले आए यहीं पर। अब जब इन्होंने वोट डाला, इन्होंने कहा मुखिया का चुनाव होता है उसी प्रकार यहाँ पर चुनाव होता होगा, तो इन्होंने C को वोट दिया एक और चले गए। वहीं पर बैठा था निर्वाचन आयोग, उसने कहा, ए ओम बिरला जी, क्या आपको यादव सर ने नहीं पढ़ाया? क्या अनुपातिक प्रणाली, इस प्रकार आप एक लोग को वोट नहीं दे सकते हो, जिसको चाहो उसे 1 नंबर दे दो, जिसको चाहो उसे 2 नंबर, जिसको सबसे यानी जिसको अधिक चाहो
उसे एक नंबर, जिसको कम चाहो उसे दूसरे नंबर, जिसको ज्यादा से ज्यादा कम चाहो वो 3 नंबर पर हो जाए। ये बात बताई आधा सर नहीं बताई? उन्होंने कहा हाँ बताई। तो देखिए क्या, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, सी जो है ये 1 नंबर पर हो जाए। तो सी जो है इन्होंने 1 नंबर दे दिया सी को। फिर उन्होंने कहा चलो सी अगर नहीं हो रहा है तो वी हो जाए, वी बढ़िया है 2 नंबर पर। अब भी नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा 3 नंबर पर इसे दे दीजिए। तब तक गए मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया, इनको दे दिया 1 नंबर, फिर ये हो जाए। इन्होंने कहा ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं तो ये हो जाए। ठीक, दूसरे जगह गए, उन्होंने इनको दिया 1 नंबर, इसे दिया 2 नंबर, इसे दिया 3 नंबर। दूसरे लोग आए, उन्होंने इन्हें दे दिया 2 नंबर, इधर गए इन्होंने 1 नंबर दे दिया, इसे गए इसे 3 नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसे जो है 4 लोगों ने मतदान कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन जीत रहा। ये अनुपातिक प्रणाली को हम बता रहे हैं, अनुपातिक प्रणाली क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए जिसने 1 नंबर ज्यादा अधिक पाया है वो उसकी जीत पक्की है। तो ए ने देखी 1 नंबर कितने बार, 1 बार पाया, यानी कि 1 लोग ने ए को कहा है कि ये हो जाए तो ए। बी देखिए, बी में 1 नंबर देखिए कहाँ पर है, 2 लोगों ने इसे चाहा तो 1 + 1। ठीक है, इसे भी 1 लोगों ने, तो ये और ये यहाँ पर देखिए बी को चाहा है 2 लोगों ने 1 नंबर पर, और सी को 1 लोगों ने चाहा 1 नंबर पर, और ए को चाहा 1 लोगों ने 1 नंबर पर। तो ये और ये हार गए और बी वाले साहब जीते। ठीक है, जिस प्रकार अगर यहाँ पर अब ये हुई है जो प्रथम चरण की गणना, यानी कि प्रथम चरण में ये लोग जो है जीत गए। अगर प्रथम चरण में नहीं जीतते तो दूसरे चरण की होती मतगणना, तीसरे की होती, यानी कि जितने बार यानी कि इसकी काउंटिंग होगी तो प्रथम काउंटिंग में जीत रहे, दूसरी काउंटिंग भी हो सकती है, तीसरी काउंटिंग भी हो सकती है। केवल एक भारत के राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो दूसरी गणना में यानी कि दूसरी बार काउंटिंग में जीते थे, अन्यथा जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो प्रथम काउंटिंग में ही जीत हुई है। तो दूसरे काउंटिंग में जिनकी जीत हुई है वो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने दूसरी काउंटिंग में अपना लक्ष्य को हासिल किया था, यानी दूसरी काउंटिंग में राष्ट्रपति बने हुए हैं। 70 साल देश आजाद हुए हो गई हैं, केवल एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने दूसरी काउंटिंग में अब राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने प्रथम ही चरण में की काउंटिंग में जीत को हासिल किया है। ठीक है, अब ये अनुपातिक प्रणाली मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय ये होता है कि पहले चरण में जो लोग पिटा गए, यानी कि पहले चरण में मान लिया था कि जो ए है ये पहली काउंटिंग में हार गया, ठीक, और बी और सी ये चल रहे हैं दूसरी काउंटिंग के लिए। ठीक है, यानी इनके दोनों के वोट बराबर आए हैं, और इनके वोट जो मान लिया है कि इनके भी 2 हैं, इनके भी 2 हैं। अब ये यहाँ पर हार गए, इन दोनों की काउंटिंग दोबारा करवाइए। जब इन दोनों की काउंटिंग दोबारा हुई तो इनमें से एक आदमी जीत गया, यानी एक राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए लक्ष्य को धारण। ठीक है, तो यानी कि एक इनमें बी में से सी में से एक जीत गया, जो जीत गया है मान लिया बी, अब यानी कि सी जीत गया है। ठीक है, तो जो ए पिटा गया था इसके वोटों को, इसके जो है आधे वोटों को
इसके यानी मान लीजिए इसके 10 वोट पड़े थे, तो 5 वोट बी को और 5 वोट सी को, यानी कि इसके आधे आधे वोट करो और इनके आधे आधे वोटों में जोड़ दो, यानी कि इसके आधे वोट ज्यादा दो और जाके आधे वोट जो रहिए वे ज्यादा दो। इसका मतलब होता है एकल संक्रमण है, और इसका मतलब होता है अनुपातिक प्रणाली, कि आपको जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन सभी को वोट डालना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ सके होंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए क्या, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि जो लोकसभा जो है यानी कि संसद जो होती है, ये लोकसभा में, ये दोस्तों ध्यान दीजिए एक बार, संसद जो होती है दोस्तों, संसद जो होती है, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए इस बार सर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, संसद है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करती है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को, यानी जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब, ये लोकसभा यानी ये जो लोकसभा यानी कि राष्ट्रपति साहब, ये तो हो जाएगी राज्यसभा और ये हो जाएगी यहाँ पर लोकसभा। तो राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और ओवरऑल संसद में देखा जाए तो 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति साहब लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्या ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? अगर ये लोग भाग लेते हैं तो इन्हें जो राष्ट्रपति चुनेगा, ये दोबारा लड़ने का भी अधिकार है राष्ट्रपति के पद पर, तो ये लोग तो उसी को वोट डाल देंगे। तो अब जहाँ पर ये 14 वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनोनीत किया है। ये जो होते हैं जैसे कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन्हें जो है राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर देते अपनी इच्छा से, कि जो है आप जो रंजन गोगोई साहब थे, उनको जो है राष्ट्रसभा मनोनीत कर दिया रामनाथ कोविंद जी ने। इन्होंने कहा आप आइए इस राजनीति में आ जाइए। अब रंजन गोगोई साहब कहेंगे हम तो सब रिटायर हो गए थे, हम तो आप ही को वोट देंगे, तो ये पक्षपात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए क्या, राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, ठीक है। 2 ये होते एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, ये भी आप सोचते होंगे। एंग्लो इंडियन ये जो है राष्ट्रपति, ये जो है लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से, कि यूरोप ने 19 यानी कि हमारा हिंदुस्तान आजाद होने से पहले हमारे देश पर यूरोपों का शासक था।
और हम सभी लोग जो थे यूरोप के अंडर में थे, यूरोप के अंडर में थे। हमारा पूरा भारत देश यूरोपों का गुलाम था। तो क्या हुआ कि यूरोप वाला टोटा ये सब ससुरा यहीं रहता था और यहीं शादी कर लेता था। तो ये शादी करता था भारतीय महिलाओं से, ठीक है। भारतीय स्त्रियों से शादी करने के बाद बच्चे भी हो जाते थे। अब उसके बाद ये जो था यहीं रहता था, ठीक है। जब यहीं व्यापार के लिए यानी कि आता था और यहीं रहता था आराम से। इसने कहा कि 1947 में तो देश आजाद हो रहा है, और जब देश आजाद हो रहा है तो यूरोप वाली टूटा सब भागने गया। टूटा ये सब जब ये यूरोपिया सब ये भागने लगा तो इसके जो बच्चे थे और इसकी बीवी थी ये इनको यहीं छोड़ गया, ये जो है इनको यहीं छोड़ गया। इन्हीं को कहते हैं एंग्लो इंडियन। यूरोप का शासक था इंडिया का, ठीक है। यूरोप वालों ने यहाँ पर अब यहीं की महिलाओं से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद उनके बच्चे भी हुए और वो भी, ये सब एंग्लो इंडियन कहलाता। अब पूछा जाए एंग्लो इंडियन क्या है, तो वैसी महिला से उत्पन्न संतान यानी वैसी महिला से पैदा जब संतान जिसके पिता यूरोपीय हो, जिसके पिता यूरोपीय हो, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। अब एंग्लो इंडियन जिस प्रकार राहुल गांधी नहीं, देखिए क्या कैसी सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थी, उसने राजीव गांधी से शादी की थी, राजीव गांधी से शादी की थी। अब सोनिया गांधी इटली की नागरिकता को इन्होंने त्याग दिया था और भारत की नागरिकता को इन्होंने धारण कर लिया था। तो ये तो भारतीय संविधान के अनुसार ये जो है ये तो हिंदुस्तानी है। तो आप लोग समझे होंगे एंग्लो इंडियन क्या है और वो क्या है। तो भारत यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं और कौन कौन नहीं लेते हैं। चुनाव में भाग लेते और नहीं लेते, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद 2, 12, यानी कि जो 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में वो भी भाग नहीं लेते हैं, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद भी भाग नहीं लेती है। विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरे देश में विधान परिषद नहीं है। पूरे देश में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर में थी वो सब टूटा डाली, ठीक है। तो ये आर्टिकल 52 से लेकर हमने आपको आर्टिकल 54 तक बता दिया, ठीक है। अब आर्टिकल 55 से लेकर ये उसके आगे हम आर्टिकल दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए जय हिंद।